आपने किसी ड्राइवर को देखा होगा जो कि ट्रक चला रहा होगा, आपने देखा होगा, यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक स्लोइंग डाउन एट द व्हीकल एट द ट्रैफिक सिग्नल। तो व्हीकल को जो वो है वो स्लो डाउन कर लेता है, यानी कि ब्रेक लगा देता है। जो भी इंसान गाड़ी वाड़ी चला रहा होता है वो ब्रेक लगा देता है जब ट्रैफिक सिग्नल आता है। यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो आप भी क्या करते हो, ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगा करके आप अपने व्हीकल को स्लो डाउन कर देते हो। क्या आपने कभी भी सोचा है कि आपने ब्रेक लगाए और आपका व्हीकल स्लो डाउन हो गया या फिर रुक गया, ऐसा क्यों होता है? ना ही सिर्फ व्हीकल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट स्लोज डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई भी व्हीकल या कोई भी चीज़ जो चल रही है, जो मूव कर रही है, अगर उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाई जाए ना, अगर आप अपने साइकिल में पेडल मारना बंद कर दो, साइकिल रुक जाएगी, है ना, और शायद आप गिर भी जाओगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो ना, तो कोई व्हीकल या कोई भी चीज़ वो मूव नहीं करती रहेगी, वो रुक जाएगी। बट ऐसा क्यों होता है? हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। आपने देखा है कि बॉल लुढ़कती रहती है, थोड़ी देर बाद जाकर के ग्राउंड पे रुक जाती है। वेन, है ना, वाई डू वी स्लिप वेन वी स्टेप ऑन बनाना पील। बनाना के छिलके पर अगर पैर पड़ जाता है तो हम गिर क्यों जाते हैं? वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। जो हमारा फर्श होता है वो चिकना जब होता है, गीला होता है, तो उस पर चलना इतना मुश्किल क्यों होता है? तो ये देखो बच्चा गिर गया, है ना, केले के छिलके पे। ये फाइंड करोगे आप, यहाँ सारे के सारे आंसर्स आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे। इन सब का आंसर है फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? तो ये एक्टिविटी 12.1 है। इसमें हमें बताया गया है कि आप अपनी जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। आप एक टेबल पे हल्का सा बुक को धक्का मारिए। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। कुछ दूरी तक चलने के बाद वो जो बुक है वो रुक जाएगी। ये एक्टिविटी जो है, रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इधर को धक्का मारिए, फिर यहाँ रुक जाए, फिर इधर से धक्का मारिए। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। क्या इस बार भी बुक रुक गई? तो हाँ भाई, ऐसे आप थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो फिर आपने, इसका मतलब क्या है, उस बुक को एक्सटर्नल फोर्स दी है। बट जब आप वो एक्सटर्नल फोर्स देना बंद कर देंगे तो वो बुक क्या हो जाएगी? वो बुक रुक जाएगी। आपने धक्का दिया उस बुक को, वो आगे बढ़ गई, बट आप जब तक जितनी फोर्स आपने दी थी उतने अमाउंट तक ही वो बुक आगे बढ़ पाएगी, और उसके बाद क्या होगा? वो बुक रुक जाएगी, क्योंकि उस पर फोर्स जो आपने अप्लाई करी थी वो खत्म हो चुकी है। यही होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो मूविंग ऑब्जेक्ट को जो फोर्स रोकती है ना, उस फोर्स को हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल। तो बुक और टेबल के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको रोकने का काम जो करती है ना, वो करती है फ्रिक्शन। हम लोग ब्रेक मारते हैं गाड़ी पे और गाड़ी रुक जाती है। कैसे रुकती है? फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। हमारी गाड़ी के पहिए घिसते हैं, फ्रिक्शन की वजह से घिसते हैं। तो फ्रिक्शन हमारी फ्रेंड भी है और हमारी फो भी है, मतलब दोस्त और दुश्मन दोनों है। You see that if you apply the force along the left, friction acts along the right। मतलब अगर आप लोग, जैसे कि आपकी किताब है, आप ये सपोज करो ये राइट डायरेक्शन है, आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आपकी फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट में हमेशा काम करती है। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट में काम करती है। इफ यू अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग द राइट, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलॉन्ग द लेफ्ट डायरेक्शन। अगर आप राइट में फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट में एक्ट करेगी, अगर आप लेफ्ट में फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन राइट में एक्ट करेगी। आपका उल्टा ही वो काम हमेशा करती है। इन बोथ द केसेस फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक। तो बुक पे जब आप धक्का लगा रहे हो, या फिर बुक को या बॉल को या किसी भी चीज को आप लोग धक्का लगा रहे हो, एक समय के बाद वो रुक जाती है। किसकी वजह से रुकती है? वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जो फोर्स आप लोग अप्लाई करते हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है। इतनी बार मैंने ये बात बोल दी है, याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। In the above activity, force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table। ये जो एक्टिविटी है उसमें surface of the book और surface of the table के बीच में ये force of friction act कर रही है। Is the friction same for all surface? क्या friction सारे के सारे surface के लिए same होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। rolling friction, sliding friction, static friction, ये सब हम इसमें आगे देखेंगे। Factors affecting friction। फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो एक्टिविटी 12.2 में हमें बताया गया है टाई अ स्ट्रिंग। एक आप धागा बांधिए एक ब्रिक के अराउंड। ये जो ब्रिक है यानी कि ईंट के अराउंड आप एक धागा बांध दीजिए। पुल द
ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस, तो आपने जो ब्रिक थी उसको खींचा, ब्रिक के अराउंड, ये ब्रिक थी, इसके अराउंड आपने धागा बांध दिया और फिर इसने आपको खींचा। यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस ब्रिक पर। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव, फिर जब ये ब्रिक जो है मूव करना शुरू कर देगी ना, तो आप स्प्रिंग बैलेंस जो है इसमें रीडिंग देखिएगा। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द surface of the brick and the force. It give you a measure of the force of friction. इसके और इसके बीच में आप लोगों को एक मेजर मिलेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। मतलब आप क्या है, आपकी ब्रिक रखी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी, अब कोई परेशानी नहीं थी उसे, आपने उसको खींचना शुरू कर दिया, है ना, तो आपने कुछ फोर्स लगाई और कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही होगी, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा हमारी हर एक मोशन को अपोज करता है। आप किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगाएंगे ना, तो फ्रिक्शन उल्टी फोर्स उस पर लगानी शुरू कर देगी। तो क्या फोर्स इस पे लग रही है ईंटे पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये हम लोग मेजर कर रहे हैं। नाउ रैप द पीस ऑफ पॉलिथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। एक बार आपने ऐसे एक्टिविटी कर ली, फिर उसके बाद आपने इसके अराउंड पॉलिथीन बांध दी और फिर ये एक्टिविटी आपने करी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द टू अबव केसेस, व्हाट माइट बी द रीजन। तो अगर जब आपने इस स्प्रिंग मतलब ईंटे पे, पहले आप ईंटे को ऐसे ही खींच रहे हो, फिर उसके बाद आपने ईंटे पे क्या करा, पॉलिथीन बांध दी और फिर उसको ईंटे को खींच रहे हो, तो स्प्रिंग बैलेंस में कुछ रीडिंग में ना डिफरेंस आएगा। ऐसा क्यों होता है, तो ये हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। तो स्प्रिंग बैलेंस एक ऐसी डिवाइस है जो हमें मेजर कर, मतलब देखो यहाँ पे कितनी भारी ये चीज़ है, या फिर इस, जैसे कि मान लो कि इस पे ना एक ईंटा बंधा हुआ है, ये ईंटा कितना फोर्स इस स्प्रिंग बैलेंस पर लगा रहा है, ये इसकी वेरियस, ये जो रीडिंग्स है ना, कितने ग्राम की वो फोर्स लग रही है ना, कितनी फोर्स लग रही है, वो इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग से हम लोग जान सकते हैं। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो इस पर एक कॉइल सी स्प्रिंग होती है जो कि खिंच जाती, स्प्रिंग खिंच जाता है जितना भी फोर्स लगा होता है उस हिसाब से। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय द पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। तो स्केल पे मतलब स्प्रिंग खिंच जाता है जितनी भी फोर्स होती है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो स्केल पे जो भी रीडिंग होती है ना, उस हिसाब से हमें समझ में आ जाता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, क्या है। तो हमारी एक्टिविटी 12.2 हमें समझ में आ गई इससे कि भाई ईंटा जब था तो कितनी फोर्स थी, और ईंटे पे जब आपने पॉलिथीन बांधी तो कुछ चिकना हो गया। जब कोई चीज़ चिकनी हो जाती है ना, तो उस पर फ्रिक्शन कम लगने लगती है। ये चीज़ हम लोगों को अभी आगे हम चैप्टर में देखेंगे कि जब भी सरफेस हमारा चिकना होता है तो फ्रिक्शन उस पर कम लगती है। एक्टिविटी 12.3 देखते हैं। एक्टिविटीज़ से ना हमें चैप्टर समझने में बहुत आसानी मिलती है। 12.3 है मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन द टेबल। तो जो टेबल है ना, स्मूथ होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, उसको इंक्लाइंड मतलब हल्का सा टेढ़ा कर दो। स्ट्रेट होता है एक, तो एक होता है कि आप टेढ़ा कर दो। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक्स। तो आप ऐसे करके बोर्ड को यहाँ पे नीचे ब्रिक लगा दो और उसके ऊपर टेढ़ा करके बोर्ड को रख दो या फिर बुक्स रख दो। पुट अ मार्क विद अ पेन एट अ पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहाँ पर कहीं पर आप लोग ए करके मार्क कर दो, ठीक है। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से नीचे एक पेंसिल को आप नीचे करके खिसकाने की कोशिश करो। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो कितनी दूर तक ये पेंसिल टेबल पे जाएगी रुकने से पहले। नोट डाउन द डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर करो कि भाई पेंसिल जो लुढ़कते हुए गई थी वो कितने दूरी तक गई थी, उसका डिस्टेंस मेजर करो। नाउ स्प्रेड द पीस ऑफ क्लॉथ। अब क्या करो, इसी जो टेबल था आपने ऐसे ही इसमें पेंसिल खिसका दी थी, अब इस टेबल पे क्या करो, एक कपड़ा डाल दो और फिर उसके बाद पेंसिल खिसकाओ और फिर देखो कि कितनी देर में जो है पेंसिल जाएगी। देखो ये बच्चा ये कर रहा है यहाँ पर एक्टिविटी, यहाँ देखो कि ये देखो ये किताबें लगा दी और ये ऐसे करके बोर्ड लगा दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे मार्क ये बना दिया है और फिर पेंसिल खिसका रहा है। तो देखो कि पेंसिल कितनी दूर तक जा रही है, पेंसिल हो या फिर सेल वगैरह हो, कुछ रोल्स करती हुई चीज़ हो। फिर आप लोग ने क्या करा, आप लोगों ने एक कपड़ा लगा दिया, कपड़ा लगा दिया तो फिर हमने इस मार्क से यहाँ से आपने जो भी सेल वेल था वो खिसकाया तो सिर्फ यहाँ तक गया, यानी कि कपड़ा जो है वो खुदरा है और खुदरी चीज़ जो होती है उसमें
चीज़ जो होती है ना उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, और जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो कम दूरी तक मूव करेगा। ये चीज़ याद कर रखनी है कि फ्रिक्शन जितनी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट उतनी ही कम दूरी ट्रैवल करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बोर्ड था वो चिकना था तो सेल ज़्यादा दूर तक गया। अब आपने कपड़ा लगा दिया, कपड़े की वजह से फ्रिक्शन बढ़ गया है क्योंकि कपड़ा खुदरा है, उसकी वजह से ये जो सेल था ना ये यहीं पर आकर रुक गया, और जहाँ पर चिकना सरफेस था वो सेल आगे तक गया था। यही चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेल इज मिनिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस कब कवर होगा? जब आपने उस टेबल को कपड़े से कवर कर दिया है, क्योंकि अब फ्रिक्शन बढ़ चुकी है। वाई द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफर एवरी टाइम, क्योंकि भाई फ्रिक्शन चेंज हो रही है, फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा। डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव्स? यस। तो भाई किस टाइप के सरफेस पर वो सेल मूव कर रहा है, इससे हमें पता लगता है कि कितनी दूरी तक वो सेल जाएगा। मतलब ये सेल जो है वो कितनी दूरी तक ट्रेवल करेगा, ये हम तब समझेंगे कि भाई ये जो सरफेस है ना, किस सरफेस पर। देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप नॉर्मल चल रहे हो, ठीक है, आप फिसल रहे हो नॉर्मल, आप लोग कोई गेम खेल रहे हो, कोई स्लोप है और आप उस पर फिसल रहे हो, तो आप फिसल रहे हो, इस पर कितनी दूरी तक जाओगे? अगर नॉर्मल सा है, ठीक है, वो चिकना सा है और आप दूरी तक जा रहे हो। अब आप इसी पर क्या कर दो, ऑयल लगा दो, तब आप कितनी जल्दी रपटोगे और कितनी आगे तक जाओगे, है ना। ऑयल क्या होता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। ऑयल फ्रिक्शन कम कर देता है, तो उससे फिर क्या होता है, ऑयल ने फ्रिक्शन को कम कर दिया। जो फ्रिक्शन कम हो जाती है उससे फिर क्या होता है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप और ज्यादा आगे तक जाओगे। फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी आप उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। फ्रिक्शन ज्यादा, डिस्टेंस कम, फ्रिक्शन कम, डिस्टेंस ज्यादा। फ्रिक्शन और डिस्टेंस का जो वो है ना, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन और डिस्टेंस का रिलेशनशिप इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतनी ही कम आप डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे। ये चीज बिल्कुल आप लोग गांठ बांध लो, यही इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां तक हमने समझ लिया। अब ये देखो, ये पूछा गया है, कुड द स्मूथनेस ऑफ सरफेस ऑफ द सेल ऑल्सो इफेक्ट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट? यस, जितना ज्यादा स्मूथ होगा उतना ज्यादा वो ज्यादा आगे तक ट्रेवल कर पाएगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन द कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन किसकी वजह से होती है? जो इरेगुलरिटीज होती हैं, जो कड़कपन होता है या फिर जो खुरदरापन होता है ना, उसकी वजह से फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होती है। इवन दोज surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। तो जो सरफेस हमें बहुत ज़्यादा स्मूथ भी लगता है ना, उसमें भी काफ़ी इरेगुलरिटीज होती है, वो भी काफ़ी फ्रिक्शन देता है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लुक इनटू वन अनदर। तो इरेगुलरिटीज जो होती हैं वो एक दूसरे की तरफ जो है क्या होता है, अट्रैक्ट होती हैं, और फिर उसकी वजह से स्पीड या डिस्टेंस जो है कम ट्रैवल कर पाता है कोई ऑब्जेक्ट। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव ऑन एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। जब हम किसी सरफेस पे मूव कर रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को फोर्स लगानी पड़ती है ताकि हम उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएं। ऑन रफ सरफेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। जो रफ सरफेस होता है उसमें जो इरेगुलरिटीज होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व्ड। तो ये देखो, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। रफ सरफेस जो होता है ना, वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। रफ सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब आगे देखो,